नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लेकर। जो टाइम पीरियड हम इस वीडियो में कंसीडर करने वाले हैं वो है 11 से 20 अक्टूबर, अर्थात इस समय अवधि पर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हमारा अप्रोच क्या होगा? करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके वाला अप्रोच होगा, अर्थात हम अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट तो करेंगे ही, साथ ही साथ जहां पर जरूरत होगी वहां पर उस करंट अफेयर की स्टैटिक जीएस जीके वाले पार्ट को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। लॉजिक बहुत ही सामान्य है। उस जीएस वाले भाग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक बन जाती है जिससे जुड़ा हुआ कुछ करंट इवेंट न्यूज में रहा हो, और इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीएस वाले पार्ट को भी रिवाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि ये इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे ये सभी स्क्रीन में लिखा हुआ कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। कहां मिलेगा? हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ऐसा होम पेज खुलेगा। सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगे, उसमें आप क्लिक करके जाएंगे तब आपको ये फ्री मटेरियल वाला सेक्शन मिलेगा, और इस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर आप एंटर करेंगे तो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर पीडीएफ आपको दिखेंगे। उस फोल्डर में आप जाकर इस करंट अफेयर वाले वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टॉपिक्स इन ब्रीफ वाले सेक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। सामान्य तौर पर मेरे करंट अफेयर के वीडियो पर यह वाला सेक्शन मैं रखता ही हूं। यह सेक्शन क्या करता है, इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस पूरे वीडियो की शुरुआत से पहले ही जो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंट सिंगल लाइनर फैक्ट देखकर हम खत्म कर लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हर एक करंट अफेयर की, वो वीडियो की शुरुआत में ही हम कर लेते हैं। इससे फायदा यह होता है कि पहले तो यह कि अगर पूरा वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखने की इच्छा है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखकर ही आप वीडियो रोक सकते हैं। हालांकि मेरा सुझाव तो आपको यही रहेगा कि पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी देखिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आप देखेंगे तो समझ में आता रहेगा, नो डाउट। इसके साथ ही साथ दूसरा लॉजिक यह है इस सेक्शन के पीछे का कि वीडियो की शुरुआत में ही आपको यह पता चल जाता है कि इस पूरे वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम टॉपिक्स इन ब्रीफ में, जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट वाले जो फैक्ट हैं वो देखकर खत्म कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह डिस्कस होगा रतन टाटा जी के निधन पर हम आधारित होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? तो भाई बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे हैं ये, आप लोगों को पता ही है। आप इनके चाहे व्यक्तिगत जीवन को देखें चाहे व्यवसायिक जीवन को देखें, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती ही है। और इनका जब ये निधन हुआ तो आप इसे मान सकते हैं कि सिर्फ ये हमारे देश की क्षति नहीं है बल्कि पूरे विश्व की क्षति के तौर पर भी इनके निधन को देखा जा रहा है। और इस कारण से व्यक्तित्व वाले सेक्शन के लिए रतन टाटा जी के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखेंगे, कुछ व्यावसायिक जीवन के बारे में देखेंगे, और अंतिम में हम देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं, कौन कौन से पुरस्कार उन्हें मिले हैं, क्योंकि इन्हीं सारे सेक्शन से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इनका देहांत हुआ, इनका निधन हुआ 9 अक्टूबर को मुंबई में, और 10 अक्टूबर को पारसी संस्कृति के आधार पर, परंपरा के आधार पर इन्हें अंतिम विदाई दी गई, इनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा इलेक्शन के बारे में। हम फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा बात करेंगे इस टॉपिक पर, पॉलिटिकल न्यूज पर ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ कितने सीटों के लिए हुआ, कितने वोटिंग प्रतिशत हुए, और कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिला। फिर उसके बाद देखेंगे कि वहां पर फिर सीएम कौन बने, और ठीक इसी तरीके के सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे हरियाणा के इलेक्शन के लिए कि कितने सीट के लिए इलेक्शन हुआ, वोटिंग डेट क्या था, रिजल्ट वाला डेट क्या था, सीएम कौन बने। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भारत का 5वां चंद्रमा पर आधारित मिशन पर। देखिए 3 मिशन तो आप जान ही रहे हैं। चंद्रयान 3 आपने देखा कि कैसे चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिण पोल पर लैंड किया।
फिर चंद्रयान 4 पर बात हो रही है। चंद्रयान 4 क्या कर रहा है, तो इस मिशन में हम चंद्रमा के सतह पर लैंड करेंगे और वहां से सैंपल लेकर वापस आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह है चंद्रयान 4 का मिशन। जो 5वां मिशन है उसे नाम दिया गया है लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका काम क्या है, तो भाई ये जाएगा, इस मिशन के तहत हम चंद्रमा के सतह पर जाएंगे। चंद्रमा के सतह में और चंद्रमा के सतह के भीतर पानी के, वाटर के एविडेंस को खोजेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह जो मिशन होगा ये इसरो और जापान के स्पेस एजेंसी जाक्सा के कोलैबोरेशन पर होगा। और यह अभी चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च इकाई है जो भारत के इस ऐसे स्पेस मिशन को मंजूरी देता है, जिसे हम कहते हैं अंतरिक्ष आयोग, उसने इस लूपेक्स मिशन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो भाई हम वैसे तो बेसिक आप समझ ही गए, लेकिन ये लूपेक्स मिशन पर और डिटेल एनालिसिस हम आगे वीडियो में करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर। इसे नवरत्न का दर्जा मिल चुका था और अब इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। यह महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न, आपको पता है कि सरकारी कंपनी या थोड़ा टेक्निकल कहें तो सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं उन्हें यह दर्जा दिया जाता है उनके एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से और टर्नओवर के हिसाब से। ये अलग अलग रैंक, इनको अलग अलग स्थान वर्ग इनको दे दिया जाता है। तो ये नवरत्न कंपनी था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम जो है भारत में जो एयरफोर्स है उसके लिए पार्ट्स और इक्विपमेंट्स बनाता है ये उपक्रम। तो ये नवरत्न वाले स्टेटस में ऑलरेडी था, बट अभी ये वो सारे शर्तों को पूरा कर चुका है जिन शर्तों को पूरा करने के बाद महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है, इसलिए दे दिया गया। और इस तरह से अब हमारे देश में जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें महारत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो चुकी है, 14। तो इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद 2025-26 रबी सत्र के लिए गेहूं के एमएसपी की घोषणा कर दी गई है। 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वैसे सिर्फ गेहूं के लिए नहीं किया गया है, ओवरऑल सभी प्रकार के रबी फसलों के लिए किया गया है, जिसके लिए एमएसपी डिसाइड कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ गेहूं के बारे में यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि रबी फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल अनाज के वर्ग में अगर कोई है तो वह है गेहूं है। सबसे ज्यादा नजरें लोगों की इसी के एमएसपी पर होती है, इसलिए इसी का ही बात लिखा हुआ है हेडलाइन में। लेकिन जब हम न्यूज में जाएंगे तो बाकी सारे फसलों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रैंकिंग आई और भारत का जो रैंक दिखा वो दिखा 105वां। कितने देशों में? 127 देशों में। और भारत का जीएचआई स्कोर जो है, उस स्कोर के वजह से जिस कैटेगरी में भारत पहुंचा वो कैटेगरी कैसी है? गंभीर अवस्था, सीरियस कैटेगरी। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इस रैंक और इस कैटेगरी से यह समझ में आता है कि भारत में भूखमरी बहुत ज्यादा है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो पैरामीटर हैं, जो तरीके हैं स्कोर निकालने के, ये हमेशा से सवाल से घिरे होते हैं भारत के दृष्टिकोण से। इंडियन मीडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसा कहती हैं कि ये जीएचआई स्कोर जो है वो भारत के लिए जो भी आता है वो उतना ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि जो पैरामीटर ये लेते हैं वो पैरामीटर हमारे देश की परिस्थिति के हिसाब से फिट नहीं बैठता। इसलिए इनके द्वारा जो भी हमको रैंक दिया जा रहा है वो ऐसे ही है। लेकिन ये तो हो गई अलग बात। लेकिन हमारे एग्जाम में इंडेक्स आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज पर, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, जिसका नाम क्या है? मालाबार। तो हम देखेंगे कि ये मालाबार एक्सरसाइज क्या है। तो मालाबार एक्सरसाइज नौसेना अभ्यास है, किसके किसके बीच होता है? तो शुरुआत में तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ही ये अभ्यास हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें जापान भी शामिल हो गया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। अब भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड नेशन का मतलब क्वाड नेशन हो गए, और इस कारण से ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मात्र अब मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये क्वाड नेशन का नेवल एक्सरसाइज है।
कोऑर्डिनेशन आप जानते ही होंगे। प्रशांत महासागर में संतुलन बनाए रखने के लिए 4 बड़े देशों का संगठन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि राफेल नडाल जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे, इन्होंने अनाउंसमेंट घोषित कर दिया है, बोला है कि भाई जो डेविस ओपन होगा उसको खेलने के बाद मैं प्रोफेशनली टेनिस फिर नहीं खेलूंगा, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ठीक है, इन्हें किंग ऑफ क्ले भी बोला जाता है। किंग ऑफ क्ले क्यों बोला जाता है? क्योंकि राफेल नडाल के बहुत सारे उपलब्धियों में जो सबसे रोचक उपलब्धि है वो ये है कि 22 ग्रैंड स्लैम ये जीते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो उस 4 ग्रैंड स्लैम में 14 उस 4 ग्रैंड स्लैम के अलग अलग ये जो स्लैम है उसमें टोटल 22 जीते हैं, जिसमें अकेला वो जीते हैं 14 ग्रैंड स्लैम। कौन सा वाला? तो फ्रेंच ओपन वाला। और ये फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट में, और इसलिए किंग ऑफ क्ले बोला जाता है। कहा जाता है कि भैया राफेल नडाल अगर क्ले कोर्ट में खेल रहे हैं तो उनको हराना लगभग असंभव माना जाता था, इसीलिए नाम है किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल। तो थोड़ा इस पर भी स्टैटिक पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगली खबर, जो अगला टॉपिक होगा वह भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ही होगा। हमारे देश के महिला और पुरुष टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 जो कि कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जो पुरुष टीम है वो लगातार ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं इस चैंपियनशिप में 3री बार, और हमारी जो महिला टीम है वो 1960 के बाद कोई सा भी तो मेडल अभी प्राप्त किए हैं, तो हिस्टोरिक विन है। तो इस दृष्टि से ये दोनों क्या है, ये मतलब ये स्पोर्ट्स इवेंट क्या है, इस पर अवार्ड क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा, भारत और मालदीव्स के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है, मुद्रा विनिमय समझौता। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है डिटेल में तो मैं बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट में टॉपिक्स इन ब्रीफ के अंदर, जो इस सेक्शन के अंदर इतना जान लो कि मालदीव्स को डॉलर की जरूरत होगी तो मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। कितना? 400 मिलियन डॉलर। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत उसे अपने पास का डॉलर दे देगा और उसके बदले में मालदीव्स का डोमेस्टिक करेंसी ले लेगा। करेंसी का स्वैप हो गया। ठीक है वापस नहीं लेगा क्या? वापस लेगा कुछ समय के बाद। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मोटे मोटे तौर पर यही है, डिटेल करूंगा आगे। उसके बाद अगला टॉपिक होगा, एक बीमारी है आंखों की जिसका नाम है ट्रैकोमा। आंखों की पुतलियों के अंदर भीतर साइड में ये इंफेक्शन होता था, ये बीमारी होती है भारत में, अब तो नहीं है, ऐसा WHO का मानना है। ठीक है, तो आंखों का ये इंफेक्शन है, बहुत हाईली संक्रमित वाला ये बीमारी है, संक्रमण बहुत तेजी से होता है इसका, और अगर ठीक समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और इस बीमारी से भारत अब निकल चुका है, ऐसा WHO का मानना है, और इसलिए भारत को सर्टिफिकेट मिले हैं WHO के तरफ से। WHO ने कहा है कि भारत में जो है ट्रैकोमा के लिए राष्ट्रीय योजना चलाया गया था, और जो भारत का स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना है उसकी वजह से यह लक्ष्य भारत ने प्राप्त किया कि ट्रैकोमा को अब हटा दिया है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर नहीं दिखता। मेरे ख्याल से आखिरी केस जो इसका दिखा था वो मे बी 10-20 साल पहले रहा होगा, उसके बाद से नहीं दिख रहा था तो खत्म कर दिए। ठीक है, इसके बाद एक न्यूज और हम देखेंगे, 12वां न्यूज यहां लिखा नहीं हुआ है। हम देखेंगे मिस इंडिया बनी कौन? मध्य प्रदेश की बिटिया जिसका नाम क्या है? निकिता पोरवाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये बिलोंग करती हैं और ये मिस इंडिया का खिताब जीती हैं। आगे चलकर जो मिस वर्ल्ड वाला कंपटीशन होगा उसमें भी ये भाग लेंगे। तो ये है टॉपिक्स इन ब्रीफ। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो इन्हीं सारे टॉपिक का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत में लगभग 14-15 मिनट तक हम पूरा ब्रीफ समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अब जब आप ये टॉपिक्स एंड ब्रीफ समझ लिए तब थोड़ा सा उन छात्रों के लिए
मैं समय निकालना चाहूंगा, जो छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेहनत कोई व्यक्ति करता है और साथ ही साथ उसे अप्रिसिएशन भी मिलता है तो मेहनत में ऊर्जा थोड़ी और बढ़ जाती है। तो ये उन छात्रों के नाम हैं जो मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखे हैं। तो आप सब इसी तरह से कार्य करते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें और आगे भी वीडियोस में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखते रहें। और अगर आप कीप इट अप वाले मोड में रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो सफलता की कुंजी यही है, निरंतरता जरूरी है। ठीक है, तो आगे भी निरंतरता बनाए रखें और आपके इस प्रयासों के लिए आपके लिए एक बार ताली। कौन कौन है वो छात्र? तो पीहू वर्मा है, राघवेंद्र चंद्रवंशी है, फिर ये बॉस बोलती है पब्लिक है। ठीक है, बड़ा फैंसी नाम रखे हो यार, बॉस बोलती है पब्लिक। ठीक है, सत्यम ताम्रकार जी हैं, अदिति पांडे हैं और ज्योति साहू है। तो कीप इट अप बच्चों, लगे रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूज, प्रख्यात व्यवसायी पद्म विभूषण रतन नवल टाटा जी का निधन। ठीक है, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका निधन कितनी बड़ी क्षति है भारत के लिए और फिर विश्व के लिए। ठीक है, किस बात से? कि उनके निधन पर देश के राष्ट्रपति जी ने ट्वीट किया है और अपना शोक जताया है। इन्होंने कहा है कि इन द सैड डिमाइज ऑफ श्री रतन टाटा, जो कि क्या है, इंडिया के आइकन थे, जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ तो कराया, साथ ही साथ राष्ट्र का निर्माण भी किया और ये सारे नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, इन्होंने टाटा की लेगेसी को ऐसे आगे बढ़ाया कि टाटा को वैश्विक पहचान दिलवाई। ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस दिलवाया। इनके काम की वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं और यंग स्टूडेंट्स हैं उनको काफी इंस्पिरेशन मिलता है। इनके चैरिटी वर्क और फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसे जरा मैं ऐसे समझाना चाहूंगा। देखिए यहां पर आपको एक कंटेंट दिख रहा है, 65 ऑफ हिज शेयर्स इन्वेस्टेड इन चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, इतना चैरिटी करते हैं। तो राष्ट्रपति जी ने अपना शोक व्यक्त किया इस तरह से। चलिए अब थोड़ा सा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ये सब चर्चा हो ही क्यों रही है, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने इनके निधन पर शोक जताते हुए एक दिन के शोक की घोषणा की। ठीक है, और इनका अंतिम संस्कार हुआ 10 अक्टूबर को पारसी परंपरा के अंतर्गत। तो पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, मोदी जी ने भी शोक जताया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद व्यक्तिगत जीवन। तो इनका जन्म 1937 में हुआ नवल टाटा जी के घर में, दिसंबर 28 तारीख को। मुंबई में 1955 तक पढ़ाई किए, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में चले गए और वहां पर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद ये 1962 में आए और टाटा ग्रुप को असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिए। ये हो गया इनका व्यक्तिगत प्रारंभिक जीवन। इसके बाद 1991 में घटना घटी, जेआरडी टाटा जी का निधन हुआ और उसके बाद ये टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए। आपको याद होगा कि 1991 का ही वो दौर है जब देश में नई आर्थिक नीति आई थी, जिसे आप एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, जहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया गया था। तो जब रतन टाटा जी टाटा सन्स के अध्यक्ष बने तो भारत के इस वैश्वीकरण वाले महत्वाकांक्षी सपने को इन्होंने सपोर्ट किया। टाटा के माध्यम से टाटा बाहर निकला देश के, इसने एक्सप्लोर किया, अलग अलग देशों में अपने यूनिट्स डाले, इन्वेस्टमेंट्स मंगाए और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बात की जाती है इनके कार्यकाल के दौर में वो है अधिग्रहण पर आधारित बात।
एक्विजिशन, बड़ी बड़ी कंपनियों का खरीदना, जैसे कि स्टील निर्माता एक बहुत बड़ी कंपनी थी कोरस ग्रुप, उसे इन्होंने 2007 में एक्वायर किया। टेटली टी आपने सुना होगा, इसे एक्वायर कर लिया था उससे भी पहले सन 2000 में। और एक्विजिशन में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो है फोर्ड मोटर्स का जगुआर और लैंड रोवर, इसे इन्होंने एक्वायर किया, अधिग्रहण किया था। कार की दुनिया में इन्होंने एक प्रयास यह किया था, 1998 में टाटा इंडिका नाम की कार लाया था इन्होंने, और यह टाटा इंडिका कार भारत का पहला इंडिजिनस कार आप मतलब कहा जाता है, देश में ही बना हुआ। इंडिजिनस मतलब देश में ही बना है, ठीक है। फिर उसके बाद कार की दुनिया में जो सबसे ज्यादा और चर्चा में आया वो नैनो कार। इनका एक सपना था कि कम आय वाला व्यक्ति भी सेफ तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सके, उसके लिए टाटा नैनो कार, ठीक है। हालांकि कई बार लोगों ने इसे मतलब रिजेक्ट भी किया, लेकिन ये बहुत अच्छी कार थी यार। मतलब समझ रहे हो कि एक लाख रुपए का कार हुआ करता था ये। 1 लाख रुपए का कार कौन सोच सकता है? इन्होंने सोचा था भाई, इन्होंने सोचा था कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति धूप बारिश धूल में ना निकले, सेफ्टी से ट्रैवल करे, और ये सेफ्टी और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ये सिर्फ अमीरों के हिस्से में क्यों जाए? मेरे देश का गरीब वर्ग या जो लोअर मिडिल ग्रुप है वो भी इसका लाभ क्यों नहीं ले सकता? और इन्होंने इतनी बड़ी जनता के बारे में सोचा और इन्होंने ये टाटा नैनो कार बनाया, 1 लाख में कार, ठीक है। लेकिन क्या है ना, कार भारत में बोलूं या फिर पूरे विश्व में बोलूं, कार ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम मात्र नहीं है, लोग इसे एक स्टेटस की तरह भी देखते हैं। तो शुरू में तो लोगों ने थोड़ा सा इसे अप्रिशिएट किया, लेकिन बाद में इसकी सेल्स उतनी दिखी नहीं थी, क्योंकि लोग बोले कि यार 1 लाख का कार लेंगे, भले हम लोग धूप में घूम लेंगे, पानी में घूम लेंगे, लेकिन कार हम लोग महंगा वाला लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तौर से देख रहे थे। हालांकि अब टाटा नैनो को सराहा जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ये तो चलिए बात है। अब जो आप इसका हेडिंग देख रहे हैं, टाटा समूह को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाया था इन्होंने। आप इनका ये मार्वलस अप्रोच देख रहे होंगे, ये एक व्यक्ति, और यहां पर आप सेक्टर का नाम ले लीजिए कि कोई सा भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में ये उपस्थित हैं, चाहे वो ड्यूरेबल्स की बात हो, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात हो, टेलीकॉम मीडिया की बात हो, लाइफस्टाइल की बात हो, फूड बेवरेजेस हो, टेक्नोलॉजी हो, रिटेल हो, ट्रैवल हो, इंफ्रा हो, मेटल्स हो, एरोस्पेस हो, आप सेक्टर का नाम लीजिए, वहां पर इनके कंपनी चल रहे हैं। और एक कंपनी नहीं है भाई, समझ रहे हो, 2-2 3-3 कंपनियां चल रहे हैं एक एक सेक्टर में। और ऐसा नहीं है कि बस भीड़ है, इन सब में आप नाम देखेंगे। अब जैसे फूड एंड बेवरेजेस में एक नाम आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है टाटा नमक, स्टारबक्स, टाटा टी, टेटली। मतलब आप एक एक सेक्टर में 5-5 6-6 कंपनियां आप देख रहे हैं, और सारी कंपनियां भीड़ में गुम नहीं है, सब अपने आप में पहचान बनाकर रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो टाटा साहब ने टाटा समूह को एक मल्टीनेशनल कंपनी का पहचान दिलवाया था, और साथ ही साथ इतने सारे सेक्टर में काम करने की वजह से बहुत बड़ी जनता को रोजगार भी दिया था, ठीक है। चलिए अब कुछ इनकी उपलब्धियों पर बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, प्रारंभिक जीवन पर कुछ बात कर लेंगे, व्यवसायिक जीवन पर बात कर लेंगे, और इनकी उपलब्धियों पर बात कर लेंगे, अर्थात अवार्ड कौन कौन से मिले। तो भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? पद्म विभूषण इनको मिला 2008 में। 2002 में मिल चुका था पद्म भूषण, जो कि भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। राज्य सरकारों ने भी इन्हें अवार्ड दिया था, जैसे कि 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न का अवार्ड दिया था, और असम वैभव का अवार्ड मिला था असम सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में। अब सिर्फ पद्म विभूषण पद्म भूषण बस आपको ऐसे याद नहीं रखना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें मिला था 2007 में, वो स्टेटमेंट गलत होगा, ईयर भी याद करके चलना है, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब क्योंकि बहुराष्ट्रीय पहचान थी इनकी, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी लोग इन्हें जानते थे, इनके योगदान को सराहते थे,
इसलिए अलग अलग देशों ने भी इनको पुरस्कार दिया। जैसे कि 2009 में यूनाइटेड किंगडम ने हॉनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया था। 2016 में फ्रांस की सरकार ने कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया था। तो 2012 में जापान सरकार ने ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड दिया था और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था 2023 में। तो अपने देश की सरकार के द्वारा दिए गए अवार्ड तो याद करना ही है और कुछ ऐसे बड़े देशों के द्वारा दिए गए अवार्ड को भी याद कर लेना। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कुछ इन्हें अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन इनके अवार्ड इतने हैं कि सबको यहां पर लिख देना और सबको याद कर लेना संभव नहीं है, इसलिए मेजर हमको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा। अगर आप 2025 सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तब आपको धारा जीएस के इस एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यह बैच शुरू होगा 11 नवंबर से। टाइमिंग है 7:30 से 10:30 AM। पीएससी 2025 के लिए है, ठीक है, मतलब जिसका प्रीलिम्स होगा 2016 के फरवरी में। लगभग 16 महीने का ड्यूरेशन होगा। ऑनलाइन एक्सेस आपको 24 महीने का दिया जाएगा, मतलब 16 महीने में पढ़ा देंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त 8 महीने तक आपके पास उस क्लासेस के ऑनलाइन फैसिलिटी होगी, ठीक है। नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, डायनेमिक अप्रोच होगा, लगातार मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस किया जाएगा, विशेष फोकस किया जाएगा, क्योंकि यही है वो जो एग्जाम निकालता है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यह कोर्स ज्वाइन करते हैं हाइब्रिड मॉडल पर, मतलब ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर का भी एक्सेस लेते हैं, तब आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करने की सुविधा दी जाएगी टिल सिलेक्शन तक, ठीक है। और अगली जानकारी यह है, आपको पता है सब इंस्पेक्टर के 341 पोस्ट घोषित कर दिए गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से गुणवत्तापूर्ण तैयारी करें, तब आप धारा जीएस के इस स्पेशल सब इंस्पेक्टर भर्ती बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी है, लाइव में भी है, रिकॉर्डेड में भी है और तीनों मिला के भी है, ठीक है। बैच शुरू होगा कब से? 5 नवंबर से। शाम की टाइमिंग है 4 बजे से लेकर 8:15 बजे तक। फीस बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप सिर्फ ऑफलाइन लेते हैं, सिर्फ ऑनलाइन लेते हैं, तो 5,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेते हैं तो अतिरिक्त 1,500 रुपए आपको और देने पड़ेंगे, 6,500 में मिल जाएगा। लेकिन ये प्राइस दिवाली ऑफर वाला प्राइस है, तो अगर आप 3 नवंबर तक एनरोलमेंट करा लेते हैं तब आपको इसी प्राइस में मिलेगा, नहीं तो 1,000 रुपए कीमत इसकी बढ़ जाएगी। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करो और अपने सीट को रिजर्व करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात हम करते हैं जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन पर। जैसा मैंने कहा फैक्चुअल जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर चुनाव की हम बात करते हैं। कुल सीट कितनी थी? 90। 3 चरणों पर यह चुनाव हुआ। 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को। रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को, परिणाम 8 अक्टूबर को आया। कितने वोटर्स ने वोट दिया? मतदान बूथ तक पहुंचे तो 63.88% तक। रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को और यह रहा चुनाव परिणाम। आप इसमें देख रहे होंगे उमर अब्दुल्ला टेक्स ओथ एज जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं, जिसने 42 सीट जीती। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। चलिए ऐसा ही फैक्चुअल जानकारी हम देख लेते हैं हरियाणा को लेकर। तो इलेक्शन हुआ 5 अक्टूबर को, रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को। करेक्ट कर लेना, 1 अक्टूबर पहले रखा गया था लेकिन बाद में डेट चेंज हुआ था। टोटल 90 सीट थी। 5 अक्टूबर को इलेक्शन, 8 को रिजल्ट। वोटिंग परसेंटेज 67.9%। सबसे ज्यादा सीट मिली है चुनाव परिणाम देखने के बाद बीजेपी को 48 सीट, और नायब सैनी जी इसके सीएम बने हरियाणा के, ठीक है। विशेष मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी, ठीक है।
तो यही क्वेश्चन ऐसे आएगा। पॉलिटिकल न्यूज में कवर नहीं कर रहा हूं, मतलब पॉलिटिक्स है ना जो इनमें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, गठबंधन हुआ तो फिर स्टेटहुड की मांग हुई जम्मू कश्मीर, वो नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसे इंपॉर्टेंट है लेकिन जब तक कुछ मेजर ना हो जाए। चलिए अगला हम बात करते हैं लुपेक्स मिशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये लुपेक्स मिशन क्या है, 5वां मून मिशन है और इसे नाम दिया गया है लुपेक्स। तो लुपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो लुपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, तो इस लुपेक्स मिशन को भारत की सर्वोच्च निकाय जो ऐसे मिशनों को मतलब हरी झंडी देती है, जिसे हम कहते हैं अंतरिक्ष आयोग, उसने हरी झंडी दे दी है। ठीक है, ये देखिए ऐसे सेटअप जाएगा भाई, पूरा इमेज में आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे लैंड किए, इधर उधर फोटो वोटो खींचे फिर हो गया काम, नहीं, ये पूरा सेटअप जाएगा क्योंकि पानी खोजना है आपको सरफेस में, सरफेस के नीचे। एक ही जगह से काम नहीं हो पाएगा, अलग अलग जगह मूव करना पड़ेगा, सेटअप लगेगा। और इसी सेटअप की वजह से इस में जो भेजा जाएगा, जो लैंडर वगैरह भेजा जाएगा, रोवर भेजा जाएगा, मूवर भेजा जाएगा, वो 350 kg का होगा। चलो ना एक बार डिटेल देख लेते हैं। चलो, तो ये जो लुपेक्स मिशन है ये जॉइंट कोलैबोरेशन वाला मिशन है। किसके किसके बीच, तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, क्या काम होगा इस मिशन का, उद्देश्य क्या है, तो क्वांटिटी देखेंगे, मात्रा देखेंगे और विस्तार देखेंगे। किसका, पानी का, कहां पर, चंद्रमा के सरफेस पर और चंद्रमा के सरफेस सतह के नीचे बिलो ग्राउंड पर। 100 दिन तक का ये मिशन होगा। लॉन्च कब करेंगे ये मिशन, टाइम क्या हमने डिसाइड किया है, 2025 का। ठीक है, चलिए, भारत का एक ऐसा भी उद्देश्य है कि 2040 तक पहले भारतीय व्यक्ति को चंद्रमा के सतह पर पैर रखवाएंगे। ठीक है, लैंड करवाएंगे, आदमी को उतारेंगे। भारत ऐसा चाह रहा है, सोच रहा है। ठीक है, और ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं कि चंद्रयान 3 हो जाए, 4 हो जाए, फिर ये लुपेक्स हो जाए, ये सब जो इवेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं हमारे इस 2040 तक ह्यूमन ऑन सरफेस ऑफ मून बाय 2040 वाला जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोग को ये पता होगा सबसे पहले क्या लगेगा भाई, लॉन्च व्हीकल लगेगा, है ना, यहां से चंद्रमा जाने के लिए लॉन्च व्हीकल लगेगा। फिर दूसरा क्या है भाई, चंद्रमा में उतरना है तो क्या लगेगा, लैंडर लगेगा। फिर तीसरा क्या होगा, अब भाई इधर उधर घूमोगे ना, जहां उतरोगे वहीं पानी मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, तो आपको मूव करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा, रोवर लगेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखना कि एग्जैक्ट 90 डिग्री लैटिट्यूड में उतरना है, सदर्न साइड में, सदर्न पोल के। तो सर वो तो चंद्रयान 3 में नहीं, वो साउथ पोल साइड उतरे, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर नहीं उतरे, ये लुपेक्स में हमको उतरना है। ठीक है, तो ये जो लैंडर यूज होने वाला है इसमें ये कौन देगा, तो इसको देगा जाक्सा। जो लैंडर देने वाला है, तो भाई चंद्रयान 3 में हम बढ़िया से लैंड कर गए, तो जाहिर सी बात है कौन देगा, इसरो देगा। और ये जो रोवर है ये कौन देगा, जापान की एजेंसी देगी। मैंने बताया कि कितना किलोग्राम है ये, 350 किलोग्राम। ठीक है, तो मतलब 350 किलोग्राम काफी अच्छा वेट है। मेरे ख्याल से 40-50 किलोग्राम के आसपास चंद्रयान 3 था, जिसको लेकर इतना टेंशन था। तो जाहिर सी बात है सेटअप लेकर जाओगे तो इतना तो वजन तो होना पड़ेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में पहले सुन लिए वीडियो की शुरुआत में कि इसे महारत्न स्टेटस मिल गया। पहले नवरत्न था, अब इसे महारत्न बोलने लग गए और इस तरह से कुल महारत्नों की संख्या भारत में अब हो चुकी है 14। आपको इस इमेज में ये दो चीजों को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, आगे काम आएगा। क्या कि इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो एनुअल टर्नओवर है, जितने का बिजनेस करती है ये कंपनी, उसका अमाउंट है 28,000 करोड़ और जो नेट प्रॉफिट ये कंपनी कर रही है वो है 7,500 करोड़।
ठीक है, मतलब टर्नओवर से आप बहुत कुछ माइनस करोगे, लागत निकाल दोगे, टैक्सेस निकाल दोगे, तो जो मुनाफा, शुद्ध मुनाफा बचा वो 7,500 करोड़ इस एंटरप्राइज का है। ठीक है, चलिए, तो अब हाँ, दूसरी बात ये कि ये किसके अंडर आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो इस इमेज में ही लगभग वो सभी बात है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला, कुल महारत्नों की संख्या कितनी हो गई, 14। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये कंपनी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। देखिए, जो महारत्न, रत्न, नवरत्न और मिनी रत्न स्टेटस है, ये प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता भाई, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कहते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। 23 दिसंबर 1940 को इसका गठन हुआ, स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। यह पूरे विश्व में सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। क्या करते हैं ये, तो विमान बनाते हैं, विमान के डिजाइन बनाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, जेट इंजन बनाते हैं, उनके पार्ट्स बनाते हैं, या कहीं पर बन रहा है तो उनकी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, अपना एक्सपर्टीज देते हैं। ये सारा काम करता है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब महारत्न का दर्जा मिलता कैसे है, मानदंड क्या है, किसी सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न का दर्जा कैसे दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि पहली शर्त ये होनी चाहिए कि ऑलरेडी उसके पास नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब समझ में आया कि इमेज क्यों दिखवा रहा था, क्योंकि HAL का जो प्रॉफिट है वो 7,500 करोड़ है। ठीक है, जो टर्नओवर होना चाहिए वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और इसीलिए दिखा रहा था 28,000 करोड़ तक का टर्नओवर है। जो नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, जो कि इसका है, इमेज मैंने लिखा है। ठीक है, वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनल एक्सिस्टेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ सेबी के नियमों के अंतर्गत भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, तब महारत्न बन जाओगे। ठीक है, सबसे बड़ा महारत्न होता है, फिर नवरत्न होता है, फिर मिनी रत्न होता है, और मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। क्या फायदा होता है इससे, देखो महारत्न कंपनी बन गए ना, तो अब ये कंपनी बहुत सारे निर्णय स्वयं ले सकती है। इसका जो मैनेजमेंट होगा वो स्वयं निर्णय ले सकती है, जैसे कि ऑपरेशनल निर्णय ले सकती है, पॉलिसी वाला निर्णय ले सकती है, किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर सकती है, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, सरकार से, सरकारी तंत्रों से, ऐसे हर चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप में ये परिपक्व कंपनी है, बड़ा काम, बड़े निर्णय ले सकती है। बड़े निर्णय इसीलिए ले सकती है ना क्योंकि बड़ा काम कर रही है भाई, तो अपने आप में समझदार है, इसका मैनेजमेंट बढ़िया बिजनेस है इनका, तभी तो उतना बड़ा बड़ा बिजनेस ला कर दे रहे हैं। तो फिर उनको इतना मतलब बहुत ज्यादा पूछताछ करने की क्या जरूरत होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है महारत्न कंपनी बनाने का। चलिए, 2025-26 के रबी सत्र के लिए गेहूं के MSP में 150 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई। ये वाला जो कॉलम है ये बता रहा है कि अभी वर्तमान में 2025-26 में कितना डिसाइड किया गया है, ये बताया जा रहा है कितना बढ़ोतरी की जा रही है। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो MSP डिसाइड किया गया है वो ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना होना चाहिए, उसको ध्यान में रखा गया है। देखो क्या किया गया, MSP तो आप लोग को पता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आसान भाषा में अगर देखा जाए तो किसानों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा किया गया एक प्रयास है। मतलब कि अगर किसी किसान के फसल की कीमत अच्छी नहीं मिल रही है तो ये जो कीमत लिखा हुआ है इस कीमत में सरकार खरीद लेगी। मान लो गेहूं के लिए डिसाइड हुआ है 2425 रुपए प्रति कुंटल, और मार्केट में 2000 दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो आसपास के दुकान वाले हो 2000 दे रहे हैं, तो किसानों को उन्हें बेचने की जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट के पास आइए और इस कीमत पर सरकार को बेच दीजिए, सरकार खरीद लेगी। हालांकि बाध्य नहीं है लेकिन खरीद लेती है। ठीक है, तो न्यूनतम इतना मूल्य तो सरकार की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये
एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट है। अब बात ये आती है कि एमएसपी डिसाइड कैसे करोगे? तो भाई जाहिर सी बात है ना, एक सामान्य समझ ये कहता है कि भाई किसानों की जो लागत लगी है उससे कुछ ज्यादा का पैसा करके उनका एमएसपी डिसाइड कर देंगे। 100 रुपए लगा है तो 100 रुपए तो एमएसपी नहीं डाल दोगे ना यार, मतलब फिर वो कमाएगा क्या? जितना लगाया उतना निकाला तो क्या कमाएगा? तो इसलिए क्या किया गया, क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं, क्या क्या लागत हो सकते हैं, उसे कैलकुलेट किया गया। जैसे कि मॉनेटरी कॉस्ट क्या लगा है किसान का लेबर क्या लगा है, किसान के परिवार के सदस्य कितने लगे हैं, इन सारी चीजों को जो जो लागत लगा है, चाहे वो मॉनेटरी आधार पर हो, चाहे टाइम हो, चाहे लेबर का आधार हो, उन सब को एक साथ जोड़कर रखा गया। तो उसे क्या बोला गया? वेटेज एवरेज कॉस्ट। और इसका जो भी आप निकाले हो वैल्यू, उसका 1.5 गुना से ज्यादा होना चाहिए, तब तो कुछ मायने रखेगा, उसके जेब में कुछ आएगा किसान के। ठीक है। और ये एमएसपी किस फसल में कितना होना चाहिए या किस फसल पर एमएसपी देना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। तो यही सिफारिश करते हैं कि किस फसल में एमएसपी देना है और कितना एमएसपी रखना है। सरकार मान लेती है, हालांकि बाध्य नहीं है, बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। भारत सीरियस कैटेगरी में है, अर्थात भारत में भूखमरी है। सबसे पहले ना यही बात कर लेते हैं कि आखिर ये GHI या ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट ही कैसे करते हैं। देखिए किया क्या गया कि यह एक इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें ना 3 आयाम में 4 पैमाने रखे गए। 3 आयाम क्या थे? तो अल्प पोषण, जिसे आप कहते हैं अंडर न्यूरिशमेंट, फिर उसके बाद शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, अर्थात जो बच्चों का अंडर न्यूट्रिशन की बात है वो। ये हो गए 3 पैमाने। और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को देखने के भी 2 चीज रखे गए, एक चाइल्ड स्टंटिंग और एक चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है कि सामान्य आयु में जितना, मतलब मान लो कि अगर ऐसा है कि 10 साल का बच्चा है और उसका वजन जो है 30 किलो होना चाहिए लेकिन है उसका 20 किलो, तो वो चाइल्ड वेस्टिंग का एग्जाम्पल है। किसी एक पर्टिकुलर एज में जो वेट होना चाहिए वो नहीं है तो चाइल्ड वेस्टिंग है। ठीक उसी तरह से स्टंटिंग हाइट से रिलेटेड है, अर्थात एक पर्टिकुलर एज में जो हाइट होना चाहिए अगर वो हाइट नहीं है तो स्टंटिंग वाला मामला है। तो ये जो 3 यहां पर आयाम है उसको बराबर बराबर का अंक दिए, टोटल हो गया 100 पॉइंट, और उसी में देखे कि भाई कितना स्कोर हुआ। अगर सब में 0 आता है इसका मतलब बहुत अच्छी स्थिति है, वहां पर भूखमरी नहीं है। लेकिन 100 आता है मतलब हर कोई व्यक्ति वहां पर भूखा है, भूखमरी है वहां पर। ये GHI में 3 आयाम थे, सबको बराबर बांटे, 100 पॉइंट बन गया, एक तिहाई का हिस्सा दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसका स्कोर निकाले और स्कोर निकालने के बाद जैसा स्कोर आएगा वैसा कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे मैंने कहा अंडर न्यूरिशमेंट का 1/3 है, फिर चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का 1/3 है, जिसमें स्टंटिंग 1/6 और वेस्टिंग 1/6 है, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/3। GHI स्कोर आएगा अगर 50 से ज्यादा है, एक्सट्रीम अलार्मिंग वाला कंडीशन है, अति गंभीर स्थिति है। ये सीरियस वाला स्टेटस कब मिलता है? जब 20 से 34.9 के अंडर रहे, तो जरूर भारत का स्कोर इतने में आया होगा और तभी भारत को गंभीर वाली कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, अगली बात, ये GHI स्कोर कौन निकाल रहा है भाई? तो एक NGO है, ठीक है, यूरोपियन NGO है, जिसका नाम क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्प, जर्मनी का है। ठीक है, चलिए अब भारत को लेकर या अभी 2024 का जो GHI है उसको लेकर क्या रिपोर्ट है वो जरा हम देख लेते हैं। तो भारत का स्कोर है 27.3 और इसलिए ये सीरियस या गंभीर वाले कैटेगरी में आ गया। 127 देश की सूची थी भाई, भारत का 105वां स्थान आया, अति दयनीय स्थिति है अकॉर्डिंग टू दिस स्कोर।
इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का 68 रैंक है, 56 रैंक है और 84th रैंक है। पाकिस्तान का हमारे आसपास 109, ठीक है, और चीन, यूएई और कुवैत को शामिल करके 22 देश जो है टॉप किए हैं, ठीक है, इस इंडेक्स में। ये भारत का पिछले 10 साल में जीएचआई स्कोर लिखा हुआ है और पिछले साल में 111वां रैंक था पिछले साल के जीएचआई स्कोर में, इस बार 105 है, पहले से बेहतर है लेकिन दयनीय स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत आयोजित कर रहा है मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में। कहां पर बंगाल की खाड़ी में? एग्जैक्टली कहां? विशाखापट्टनम में। नाम मालाबार है लेकिन हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, मतलब समारोह, उद्घाटन समारोह किया गया 9 अक्टूबर को, ठीक है। जिस शिप में ये उद्घाटन समारोह किया जा रहा था उसका नाम है सतपुड़ा। 28वां संस्करण का है ये एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में। यहां पर आप इसे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने इसे अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में डाला। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2024 विशाखापट्टनम, the 28th edition of the multinational maritime exercise commences today and would extend till 18th of October 2024. Malabar was initiated in 1992 as a bilateral exercise between India and US, with Japan and Australia joining in subsequently. ठीक है, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों मिलकर 1992 में इसको शामिल किए, मतलब शुरू किए, बाइलेटरल एक्सरसाइज था। बाद में जापान 2015 में, ऑस्ट्रेलिया 2007 में जुड़ गया और इस तरह से ये बाइलेटरल नहीं मल्टीलेटरल हो गया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दे आर ऑल्सो क्या मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलिए, राफेल नडाल किंग ऑफ क्ले, ठीक है, मतलब मुझे तो जहां तक याद है कि राफेल नडाल हो गए, रोजर फेडरर हो गए, यही वो नाम है जिसे बचपन से सुनता आ रहा हूं मैं, खेल ही रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अपकमिंग डेविस कप होगा स्पेन में, उसको खेलूंगा और उसके बाद प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पर कोई टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, संन्यास ले लेता हूं। 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 14 फ्रेंच ओपन है, 4 यूएस ओपन है, 2 विंबलडन है और 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और ये जो 14 फ्रेंच ओपन है यही है क्ले वाले क्ले कोर्ट में खेला जाता है, इसलिए इसे किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी, तो रैंकिंग मिलता है टेनिस खिलाड़ियों को, तो इन्हें ये 1 नंबर शीर्ष स्थान पर रहे हैं 209 सप्ताह तक, इतना बड़ा अचीवमेंट है। ओलंपिक में भी इनको गोल्ड मेडल मिला है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं ये, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और 2016 के रियो ओलंपिक में, ठीक है। अब थोड़ा सा कोर्ट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रैंड स्लैम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस सेक्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सीक्वेंस वाइज होते हैं एक साल में। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है मिड जनवरी में, फिर उसके बाद मई से जून में फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन होता है यूके में। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रेंच में, फ्रांस में, और इसका एक और नाम है फ्रेंच ओपन का रोनाल्ड गैरोस, ध्यान रखिएगा, रोनाल्ड गैरोस, ठीक है। विंबलडन होता है यूके में जून जुलाई में, और यूएस ओपन होता है यूएस में अगस्त से सितंबर के बीच में, ठीक है। ये जो अलग अलग ग्रैंड स्लैम है वो अलग अलग कोर्ट में होते हैं। देखिए, कोर्ट एक है अपना क्ले कोर्ट होता है, कोर्ट मतलब वो मैदान जिसमें खेल रहे हैं, क्ले कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है, और स्लो और फास्ट का ऐसा वाला सीक्वेंस है। मतलब क्ले कोर्ट सबसे धीमा है, बॉल टप्पा खा के धीमे से आती है, ग्रास कोर्ट में बॉल टप्पा खा के सर्र से आ जाती है, बहुत फास्ट आती है, ठीक है। और हार्ड कोर्ट लगभग मिडिल वाला पार्ट है। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों होता है हार्ड कोर्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट में, और फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट में, और विंबलडन होता है हमारा ग्रास कोर्ट में, ठीक है। तो यही है भाई वो बात
इसी यही वाला जो कोर्ट है इसी के किंग रहे हैं राफेल नडाल जी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहां पर हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान में। 27th एडिशन का था ये एशियन टेबल टेनिस। तो ये हिस्टोरिक विन माना जाता है महिला टीम के लिए। दिस वाज द फर्स्ट मेडल फॉर द वुमेन्स टीम इन दिस चैंपियनशिप आफ्टर 1960 व्हेन दे वॉन ब्रॉन्ज एट बॉम्बे। और मैन वाला जो है वो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल है। 1960 के बाद अभी महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत रही है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जो महिला टीम खेल रही थी टेबल टेनिस इस चैंपियनशिप में, जिन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल लाया, अय्यम मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। यहां पर जो पुरुष टीम थे उसमें शरद कमल, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई जी थे। नाम भी याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला, आरबीआई ने मालदीव के साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, जिसे मुद्रा विनिमय समझौता कहते हैं। फटाक से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे भारत है और ऐसे मालदीव है। ठीक है, मालदीव को क्या करना है? मालदीव को इंपोर्ट करना है। एंड फॉर इंपोर्ट उनको क्या चाहिए? उनको डॉलर चाहिए। ठीक है, अब डॉलर इनको चाहिए तो डॉलर कैसे ले सकते हैं? अपना जो मालदीव का डोमेस्टिक करेंसी है उसको यूज करके डॉलर खरीदेंगे, डॉलर तो मिल जाएगा, लेकिन जो मालदीव का करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, देश बर्बाद होगा। समझ गए? तो अब इनको क्या चाहिए? इनको डॉलर चाहिए। कौन देगा? तो बोले भाई मार्केट से लेंगे तो बड़ा दिक्कत है। तो भारत ने बोला कि मैं दूंगा, मैं तुम्हें क्या दे देता हूं? मैं तुमको डॉलर दे देता हूं, और इसके बदले तुम क्या करो? मुझे बिना किसी इंटरेस्ट के अभी का जो रेट है तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी $1 के बराबर 100 रुपया है। रुपया मतलब मालदीव का रुपया है ना। तो मैं तुम्हें $1 दे रहा हूं, भारत $1 दे रहा है मालदीव को। तो तुम क्या करो? अपना 100 रुपया मुझे, अपना डोमेस्टिक करेंसी मुझे दे दो। स्वैप हो जाएगा। हमेशा के लिए नहीं भाई, है ना। सहायता कर रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं ताकि आपके यहां इन्फ्लेशन ना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में ना फंसो। लेकिन ऐसा नहीं कि सहायता को ग्रांटेड ले लेना है। वैसे भी बीच में बहुत टसल हुआ था हम लोग के बीच में, हम लोग के बीच मतलब भारत और मालदीव के बीच में, मतलब इंडिया गो बैक ऐसा कुछ कुछ स्लोगन चल रहा था। फिर यहां से भी मालदीव बॉयकॉट की बात हो रही थी। तो अब बात वही है कि थोड़े से खटास आए, लेकिन ये सब जो एग्रीमेंट हो रहा है ये क्या दिखा रहा है कि नहीं भाई व्यवहार सुधर रहा है, और ठीक है, अच्छी बात है। वो जब आप अपने रीजन में देखेंगे तो सार्क नेशन के ये दोनों समूह हैं, और इसी सार्क नेशन फ्रेमवर्क के तहत ही ये करेंसी स्वैप किया जा रहा है। तो सार्क नेशन जो है वो 8 देशों का रीजनल कोऑपरेशन करने वाला समूह है। अब उसमें मालदीव और भारत भी है। कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर ये हमारा जो क्षेत्र है, रीजन है, वो डेवलप कैसे करेगा? तो इन्हीं सारे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातों के अंतर्गत ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आरबीआई करता है सार्क देशों के साथ में, जिसमें अभी हुआ है मालदीव के साथ। तो बात फिर से वही, भाई $1 देंगे, तुम उसके बदले अपना करेंसी दे देना। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समय के बाद तुम जो है भैया मुझे जो है ये $1 वापस देना जो ले गए थे, और उसके बदले अपना ये 100 रुपए डोमेस्टिक करेंसी वापस ले जाना एट द सेम रेट। ध्यान रखना, $1 बराबर 100 रुपया है। कब? मान लो 26 अक्टूबर को वापस कर रहे हैं, और अब $1 बराबर 150 रुपया हो गया है। कब? जिस दिन वापस कर रहे हैं। मान लो कब वापस कर रहे हैं? 26 नवंबर को। तो ये वाले रेट में मत लौटाना भाई, यही वाला रेट में लौटाना जिस रेट में ले गए थे ना डॉलर 100 रुपए देकर। अब 100 रुपए वापस ले जाओ और $1 ले आओ। तो इसमें किसको फायदा? मालदीव को फायदा। ठीक है, वही वाले रेट में वापस दे रहे हैं भाई, महंगा नहीं पड़ रहा है, तभी तो सपोर्ट हुआ, नहीं तो व्यापार नहीं हो जाएगा। तो यही जो एग्रीमेंट है, इसी एग्रीमेंट को करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहा जाता है। आरबीआई करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंदर ये एग्रीमेंट होता है सार्क देशों के मध्य। ठीक है, तो कितने, अच्छा यहां पर थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, व्हाट इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो इट इज, ये
करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज currencies with predetermined terms and conditions for liquidity support or to ensure adequate foreign currency to avoid the balance of payment crisis till longer arrangement can be made. हमेशा के लिए नहीं है, till longer arrangement can be made. ठीक है, 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप करेंगे और इंडियन रुपए के बारे में बात भी है, भारतीय रुपया चाहिए तो 30 बिलियन दे देंगे। अब आरबीआई का जो स्वैप एग्रीमेंट सार्क देशों के लिए है जो 2024-27 तक चल रहा है, उसमें क्या बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि भाई ऐसा हम 2 बिलियन डॉलर के साथ करेंगे। जैसे 400 मिलियन इसको दे दिए, कोई और सार्क देश हो गया उसको कुछ दे देंगे, मतलब 2 बिलियन डॉलर हम ऐसे दे सकते हैं उनके डोमेस्टिक करेंसी के बदले में। ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, करेंसी फॉरेक्स करेंसी रिजर्व जो है वो काफी अच्छा है, तो हम ऐसे यूज कर ले रहे हैं। और 2 बिलियन हम फॉरेन करेंसी को स्वैप कर सकते हैं और 250 बिलियन हम अपना इंडिया रुपए भी कर सकते हैं स्वैप अंडर दिस स्वैप फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई विथ सार्क नेशन। सार्क नेशन कौन कौन से हैं? एमबीबीएस, पेन, ऐसे याद रखना। ऐसे नहीं कि एमबीबीएस जो करता है वो बहुत दर्द में रहता है, ऐसे याद करना कि जब पेन होता है तो एमबीबीएस वाले लोग हमारी सहायता करते हैं। पहला जो एम है, एम से हुआ मालदीव, फिर बांग्लादेश, फिर दूसरे बी से भूटान और ऐसे श्रीलंका। ये हो गया भाई एमबीबीएस। फिर पेन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। टोटल 8 देश हैं किसके? सार्क के। सार्क का फुल फॉर्म एक बार देख लो भाई, अभी तक बात कर रहे हैं फुल फॉर्म ही नहीं बोल रहे हैं, क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में। इसका स्थापना हुआ था 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। इतनी बात याद रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन है, पूछ लिया जाता है। चलिए, अब डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ट्रैकोमा अब भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। ट्रैकोमा भारत से गायब हो चुका है और डब्ल्यूएचओ ने भारत, नेपाल और म्यांमार को मतलब कहा है कि ट्रैकोमा आपने खत्म कर दिया है और इसलिए हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। और इस तरह से भारत देश के उस 19 देशों में शामिल हो चुका है जहां पर ट्रैकोमा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। मतलब अब कभी मिलेगा तो उसको रेयर डिसीज कहेंगे, ऐसे आम नहीं मानेंगे। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है कि ये जो ट्रैकोमा को हमने खत्म किया, इस बीमारी को हमने खत्म किया, ये राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम और स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों के कारण हुआ है। अब ट्रैकोमा क्या है, वीडियो की शुरुआत में तो मैंने बताया ही था, एक बार और देख लेते हैं कि ये एक आई डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है क्लाइमीडिया ट्रैकोमाइटिस बैक्टीरिया। अगर आप इसे नहीं ठीक करेंगे तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। हाईली इंफेक्शियस डिसीज से मतलब बहुत तेजी से फैलता है, संक्रमित होता है। अगर आंख में किसी की इंफेक्शन है, देखिए ऐसे पुतलियों पर होता है, पहला स्टेज इंफेक्शन हुआ, दूसरा उसमें रैशेस पड़ गए, फिर वो कॉर्निया को डैमेज करता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगर किसी को ये ट्रैकोमा है तो आंख के जो भी फ्लूइड हैं हाथों में आ गए, आप उसके टच में आ गए, आपको भी हो सकता है। मतलब आप अलग अलग, अभी तो माध्यम है ना, जैसे कंटेमिनेटेड फिंगर्स हो गए, कोई ऑब्जेक्ट हो गया जो कनेक्शन में आ गया, कोई फ्लाइज हो गए, कीड़े मकोड़े, मक्खी जो है इधर उधर उड़ के फैला रहे हैं। ठीक है, आप कोई कपड़ा यूज कर रहे हैं, उसको मतलब किसी ट्रैकोमा वाले व्यक्ति ने यूज किया है तो ये हो जाता है, हाईली इंफेक्शियस है, संक्रमण बहुत तेजी से होता है। ठीक है, बट अब घबराने की बात नहीं है, डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि अब हमारे यहां ये नहीं है। चलिए, सबसे अंतिम न्यूज, मध्य प्रदेश निकिता परवाल क्राउन फेमिना मिस इंडिया। कहां से बिलोंग करती है ये? उज्जैन। ठीक है, मिस वर्ल्ड जो इवेंट होगा उसमें भारत के तरफ से भी जाएंगी निकिता परवाल, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश उज्जैन की बिटिया है। तो ये हो गया भाई करंट इवेंट पूरा। अब हमेशा की तरह क्वेश्चन, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है।
फिर आपको बताना है, यहां पर शमशन नहीं भाई, है ना, थोड़ा सा गलत हो जाता है कभी कभी। मिशन लुपेक्स मिशन जो है वो किन दो एजेंसियों के कोलैबोरेशन से हो रहा है, ये बताना है। फिर उसके बाद बताना है कि आपको कितने ग्रैंड स्लैम के टाइटल जीते हैं राफेल नडाल जी ने, जिन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन से नंबर का महारत्न कंपनी बन गया है। तो इतने क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आगे मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, इसके आगे की अवधि है उसके करंट इवेंट को लेकर। तब तक आप लोग जो है खूब एंजॉय करिए, दिवाली अच्छे से मनाइए। मैं दोबारा मिलूंगा। हैप्पी दिवाली, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।